मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे कौन है? एसडीपीआई, पीएफआई और बॉर्डर पार की साजिशों बेनकाब। अगर कोई राज्य बॉर्डर से जुड़ा हो तो सिर्फ व्यापार ही नहीं, वैचारिक घुसपैठ भी आसानी से होती है। और अगर प्रशासन अलर्ट ना हो तो ये घुसपैठ कब हिंसा में बदल जाए पता भी नहीं चलता। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो एक पल का गुस्सा नहीं था, वो एक प्लान था, एक प्रोजेक्ट ब्लास्ट जिसमें धर्म, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सब शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अंकिता। और आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जो हिंसा भड़की, उसने राज्य के 4 जिले नॉर्थ 24, परगाना, हुगली, मालदा और मुर्शिदाबाद को हिलाकर रख दिया है। दुकानों में आग, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हत्या तक ये सब अचानक नहीं हुआ। पुलिस की जांच में सामने आ रहा है कि इस हिंसा के पीछे एक ही नाम छिपा है, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, एसडीपीआई पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राजनीतिक फ्रंट है, जिसे देश के कई हिस्सों में कट्टरपंथी गतिविधियों और राष्ट्रीय विरोधी नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 2022 में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन एसडीपीआई अब भी कई राज्यों में सक्रिय है और ये चिंता का विषय है। क्या एसडीपीआई और पीएफआई का नया चेहरा बन चुका है? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन है जिसकी शुरुआत 2006 में केरल में हुई थी। ये संगठन दरअसल एसआईएमआई, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ जैसे कट्टरपंथी संगठनों का विलय में बन चुका था। शुरुआत में इसे मुसलमानों के हक की आवाज बताकर पेश किया गया, लेकिन जल्द ही इसने धार्मिक चरपंथ और भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू किया। पीएफआई पर 2020 दिल्ली दंगों, बेंगलुरु हिंसा और CAANRC विरोध के नाम पर उपद्रव भड़काने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इस संगठन पर देश भर में दंगे, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या और आईसीआईसी जैसे आतंकी संगठनों से वैचारिक जुड़ाव के आरोप हैं। जैसे एजेंसियों ने बताया कि इसे विदेशों, खासकर खाड़ी देशों में संदिग्ध फंडिंग मिलती है। इसी वजह से भारत सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआई को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीएफआई की ही राजनीतिक शाखा मानी जाती है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसे एक राजनीतिक पार्टी की तरह पंजीकृत किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार यह संगठन पीएफआई के वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे को राजनीति के जरिए आगे बढ़ाने का माध्यम बना है। एसडीपीआई का नाम कर्नाटक हिजाब विवाद, CAA आंदोलन और पूर्वी भारत में उभरने मुस्लिम कट्टरपंथ में बार बार सामने आता रहा है। माना जा रहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई 2.0 की तरह सक्रिय है। इन दोनों संगठनों का नेटवर्क केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, असम, यूपी और बिहार तक फैला हुआ है। ये विस्तार अब भारत का आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। अब अहम सवाल ये उठता है कि क्या एसडीपीआई को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जैसे कि पीएफआई को किया गया है। मुर्शिदाबाद का भूगोल उसे खास बनाता है। ये बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। इस बॉर्डर का इस्तेमाल सिर्फ घुसपैठ के लिए नहीं, वैचारिक जहर के लिए भी हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, कालू नदाब और दिलदार नदाब। इसमें से एक बीरभूम से और दूसरा सिंधे बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में घुसा था। सवाल यह है कि क्या ये एक लोकल क्राइम था या बॉर्डर के पार से ऑपरेट हो रही कट्टरपंथी लॉबी का हिस्सा। कुछ समय पहले तक पीएफआई पर जो आरोप लगे थे, हिंसा फैलाना, भड़काऊ भाषण, धार्मिक ध्रुवीकरण, आज वही पैटर्न एसडीपीआई के साथ भी दिखाई दे रहा है। इस बार फर्क बस इतना है कि
मैदान बंगाल है और साथ है बांग्लादेश के कुछ अंडरग्राउंड इस्लामिक संगठनों की मदद। खुफिया सूत्रों के अनुसार मुर्शिदाबाद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसकी सोशल मीडिया पर पूर्व योजना के तहत प्रचार किया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से हथियार, रणनीति और लोकेशन शेयर किया गया है। इसी के साथ कुछ कड़ियां जो परेशान करती हैं। एसडीपीआई के नेता पिछले कुछ महीनों से मालदा, मुर्शिदाबाद में कैडर मीटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ एनजीओ के जरिए फंडिंग की आशंका, जिसमें चरमपंथी संगठन जामेत ए इस्लामी का नाम उभर रहा है। अब कुछ सवाल उठता है कि यह प्रशासन चूक गया है या साजिश जानबूझकर नजरअंदाज की गई है। अगर सोशल मीडिया पर हिंसा की तैयारी चल रही थी तो साइबर सेल क्या कर रहा था? बॉर्डर इलाकों में अगर कट्टरपंथी तत्वों की घूसपैठ हो रही थी तो बीएसएफ और आईबी की खुफिया प्रणाली कहां थी? इसी के साथ बड़ा सवाल यह भी है कि बंगाल टेस्टिंग लैब बन गया है। एसडीपीआई और बांग्लादेशी संगठनों का ये नेटवर्क पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक राजनीतिक मैदान नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला बना रहा है, जहां धर्म, जाति और सामाजिक विभाजन का इस्तेमाल करके इंडिया में वैचारिक युद्ध की तैयारी की जा रही है। क्या ये केरल, कर्नाटक के बाद बंगाल को अगला फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है? इसके साथ राजनीतिक चुप्पी बंगाल सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में ला रही है। ममता बनर्जी सरकार ने एसडीपीआई पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस बयान दे रही है कि जांच जारी है, लेकिन एसडीपीआई के स्थानीय नेता अब तक भी खुले में घूम रहे हैं। क्या राजनीतिक वोट बैंक की वजह से ममता सरकार इस पर एक्शन लेने से बच रही है? और क्या ये चुप्पी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को गिरवी रख रही है? क्या अब समय आ गया है कि एसडीपीआई पर भी प्रतिबंधित लगे? केंद्र ने पीएफआई पर बैन लगाया है, लेकिन एसडीपीआई को अब तक राजनीतिक संगठन मानते हुए छूट मिली हुई है। लेकिन अगर वही नेटवर्क अब हिंसा, बॉर्डर क्राइम और धार्मिक उकसाने का हिस्सा बन रहा है तो क्या बैन अब जरूरी नहीं है? सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद की हिंसा नहीं, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि जब बॉर्डर से घूसपैठ सिर्फ इंसानों की नहीं, विचारों की होने लगे तो सुरक्षा सिर्फ फौज से नहीं, नीति और नेतृत्व से भी सुनिश्चित होती है। एसडीपीआई बांग्लादेशी संगठनों और राजनीतिक चुप्पियों को, इस खतरनाक मेल को अगर अभी भी नहीं रोका गया तो देश के कई हिस्सों में छोटे मुर्शिदाबाद उग जाएंगे, जहां आग भी होगी और साजिश भी होगी, लेकिन सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।